हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड पर बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एलटी में 5 नंबर तो मिनिमम उत्तराखंड आएगी ही आएगी। ओके, तो आज हम उसी पे यानी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का जो जोग्राफिकल एरिया है यानी क्षेत्रफल कह सकते हैं, एरिया टोटल एरिया वो पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, 53,483 वर्ग किमी, ये 60,480, 55,483 या 65,480 वर्ग किमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ए वाला। ओके, तो इसे याद रखना, 53,483 वर्ग किमी पूरे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कितना क्षेत्रफल है, ये बार बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूछा है, तो ये बताना है हमें कि कितना है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है 110 किमी, 210, 220, 320 किमी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 320 है। ओके, उत्तर से दक्षिण का जो पूरा विस्तार है कितना, वो है 320 किलोमीटर। ओके, कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो कितने जनपद हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरनेशनल सीमाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास ऑप्शन है 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 5 है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सीमाओं से जुड़े जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड के वो 5 हैं। उनमें से पहला हो गया उधम सिंह नगर यूएसएन। ओके, दूसरा हो गया चंपावत। ओके, तीसरा हो गया पिथौरागढ़। ओके, और चौथा हो गया चमोली, और लास्ट वाला हो गया उत्तरकाशी। कौन सा हो गया, उत्तरकाशी। तो इसे याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लिख दीजिएगा। ओके, तो पहला क्या मैंने बोला, पहला मैंने बोला उधम सिंह नगर, दूसरा चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया और उत्तरकाशी हो गया। जो ये इंटरनेशनल जो सीमाएं होती हैं उनको छूते हैं। ओके, या उनसे जुड़े हुए हैं ऐसा कह सकते हैं। तो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे वो टोटल कितने हैं, 5 हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो कितने जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो नेपाल, तो हमारे पास जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 3 या 1। तो राज्य के कितने ज़िले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं, और उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 दोस्तों। ठीक है, कितने ज़िले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं, वो हैं 3 ज़िले। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है। तो बाय द वे टोटल जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं उत्तराखंड के ज़िले वो 5 हैं। ठीक है, 5 हैं, तो इनमें से बताना है वो कौन सा है। तो हम 5 की एक एक करके जिक्र कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो पहला हो गया उधम सिंह नगर। ओके, उधम सिंह नगर, इनको लिख लीजिएगा। दूसरा हो गया नैनीताल, NTL। ओके, नैनीताल। तीसरा हो गया देहरादून, दून। और चौथा हो गया पौड़ी, और 5th वाला हो गया हरिद्वार। ओके, तो देखिए इसमें से कौन कौन से आंसर हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला कौन कौन सा हो गया, वो हो गया हरिद्वार। क्या राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जो ज़िले हैं वो हो गए उधम सिंह नगर, नैनीताल, दून, पौड़ी और हरिद्वार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिद्वार, उत्तर प्रदेश को छूने वाला एक ज़िला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों में 72
हिमालय का फैलाव है? तो हिमालय के कुछ पार्ट्स हैं, ओके, जैसा कि हमें मालूम है, ओके, उनमें आ जाता है बृहत्तर हिमालय, उच्च हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी या ट्रांस हिमालय। ये एक श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, ओके। अगर टाइम मिले तो आज यूट्यूब के जरिए कहीं से भी आप इनका अध्ययन कीजिएगा, ओके। तो हमें बताना है कि कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है। तो हमारे पास ऑप्शन है 3, 6, 4 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो उच्च हिमालयी क्षेत्र में क्या क्या प्रसिद्ध है ये बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हिमालय के पार्ट्स हैं, ओके, उत्तराखंड में, उन्हीं पार्ट्स को लेकर ये क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है फूलों की घाटी जो चमोली में है, सुंदरढूंगा, केदारनाथ ग्लेशियर। तो ये उच्च हिमालय क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी, ये 3 के 3 उच्च हिमालयी क्षेत्र में आते हैं और जो प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन है ट्रांस और महान हिमालय के, शिवालिक और महान हिमालय के, ट्रांस और शिवालिक हिमालय के, शिवालिक व ब्राह्य हिमालय के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ट्रांस और शिवालिक के मध्य लघु हिमालय आता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था। तो शिवालिक श्रेणी जो है अभी, उसका प्राचीन नाम क्या था ये बताना है हमको। प्राचीन नाम मानक पहाड़ी था, मिकिर पहाड़ी था, नीलगिरी पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानक पहाड़ी। तो पूर्व में शिवालिक श्रेणी को मानक पहाड़ी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में यानी लोकल लैंग्वेज में, उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज में रूरी कहा जाता है। तो रूरी किसे कहा जाता है ये बताना है। कौन सी ऋतु को पहाड़ी में रूढ़ कहा जाता है, रूढ़। ओके, तो ग्रीष्म ऋतु को, वर्षा ऋतु को, शीत ऋतु को, बसंत ऋतु को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे ऐसे याद है कि जब मेरे पापा बोलते थे रूढ़ आ गई करके, ओके, तो मुझे याद है कि तो फिर जब मैं उत्तराखंड के बारे में पढ़ने लगा तो मैंने वहाँ से कोरिलेट किया, ओके, तब मुझे ध्यान आया कि गर्मी को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ कहते हैं या रूरी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्य में औसत ग्रीष्मकालीन तापमान कितना होता है। तो जो अब उत्तराखंड में जब समर सीजन आता है यानी गर्मी के दिनों आते हैं या रूरी आते हैं कह सकते हैं पहाड़ी में, तो वो टेम्परेचर कितना जाता है ये बताना है। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस में है, 12 से 16 डिग्री सेल्सियस में, या 12 से 20 या 20 से 28। तो जो औसत है ये औसत की बात की जा रही है, बिकॉज ऐसा होता है ना, किसी एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और किसी एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये एवरेज बताया जा रहा है। ओके, तो एवरेज हो गया हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 16 उत्तराखंड में हमारा ग्रीष्म कालीन का तापमान जाता है, ये एवरेज है। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। सबसे कम वर्षा होती है, तो कहाँ सबसे कम वर्षा होती है ये बताना है हमको। बृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में, मध्य हिमालय के क्षेत्र में, या शिवालिक क्षेत्र में, या तराई दून कालीन बेसिन में। तो इसका राइट आंसर है बृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे कि हमें पता है उत्तराखंड में नरेंद्र नगर जो है उसमें वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में किस ऋतु को बसगाल भी कहा जाता है। देखो फिर से ऋतु से संबंधित क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो किस ऋतु को बसगाल कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वर्षा ऋतु को बसगाल कहा जाता है राज्य में, यानी उत्तराखंड में बसगाल कहा जाता है। किसको, वर्षा ऋतु को, जो आजकल चली हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? शीत यानी ठंडी को क्या कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है बसक्वाल, शिपुंद, पमार और आ गया स्युंद। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्युंद। ओके, तो स्युंद इसका राइट आंसर है। तो शीत ऋतु को स्थानीय यानी लोकल लैंग्वेज में उत्तराखंड में स्युंद भी कहा जाता है। ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निरंतर हिमाच्छादित जलवायु कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे पास हैं 300 से 900 मीटर, 2400 से 3000, 4000 से 4800 मीटर या 4800 से अधिक ऊंचाई पर। ये बताना है कि निरंतर हिमाच्छित जलवायु यानी हिमाच्छित मतलब हो गया कि जो आइस है उससे क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, मतलब उस बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फ़ है, तो वो कितनी ऊंचाई पर हमेशा ज़्यादा बर्फ़ रहती है, निरंतर बर्फ़, कंटिन्यूस बर्फ़ रहती है, ये बताना है। बर्फ़ों से ढका रहता है, ये बताना है। तो जो 4000 से 4800 मीटर है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। 4000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर या उससे उसके बीच जो भी एरिया है वो हमेशा हिम से ढका रहता है। ओके, वो निरंतर कंटिन्यूस हिम से क्या होता है, ढका रहता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फिर से मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यस, जलवायु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो हमारे पास लघु हिमालय है ऑप्शन में, ब्राह्य हिमालय है, भाबर है या तराई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तराई। ओके, तो उत्तराखंड का तराई भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों कोटद्वार में, मसूरी में, देहरादून में कि नरेंद्र नगर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र नगर में। तो राज्य में यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह हैं पाए जाते हैं, ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 प्रकार के दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान से एक होकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं? तो देवप्रयाग है इसका राइट आंसर, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देव है। तो जो मैंने निमोनिक बना रखा है उसको ध्यान से देखना, आपको याद जाएगा। देव अलका के साथ भागी। ओके, देव अलका के साथ भागी या अलका देव के साथ भागी। ओके, देव किसके साथ भागे? अलका के साथ, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, देव से देवप्रयाग हो गया, अलका से अलकनंदा हो गई और भागी से भागीरथी हो गई। ठीक है, देव किसके साथ भागी? देव अलका के साथ भागे। ओके, देव किसके साथ भागे? अलका के साथ। तो इसे याद रह जाएगा। ठीक है, और अन्य भी हैं। रुद्रप्रयाग किसका संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। कर्णप्रयाग किसका संगम है? अलकनंदा और पिंडर का। विष्णुप्रयाग किसका संगम है? वह है धौलीगंगा और अलकनंदा का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी किस स्थान से पिंडर नदी का जल ग्रहण करती है? तो अभी हमने बात करी थी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्णप्रयाग, क्योंकि कर्णप्रयाग में ही अलकनंदा और पिंडर क्या हो जाती हैं, आपस में मिलके कर्णप्रयाग बनाती हैं। ओके, जहाँ पर अलकनंदा नदी और पिंडर नदी मिलती है वहीं पर कर्णप्रयाग बनता है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन, कुमाऊं
वह नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो कुमाऊं और नेपाल को, जैसे कि हमें मालूम है कोई उत्तराखंड में 2 खंड हैं उत्तराखंड के, जैसा कि कुमाऊं और एक दूसरा क्या है, गढ़वाल। कुमाऊं में 6 जिले हो गए और गढ़वाल में 7 जिले हो गए। ओके, तो इन दोनों के बीच कौन सी नदी अलग करती है? गंगा नदी अलग करती है इन दोनों को, यमुना नदी अलग करती है, काली नदी अलग करती है, या भिलंगना नदी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो काली नदी है। ठीक है, तो काली नदी कुमाऊं और नेपाल को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, सुसवा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो सुसवा किस नदी की? ऑप्शन है गंगा, शारदा, घाघरा और सोंग। ओके, तो राइट आंसर हमारा है शारदा। ओके, तो शारदा नदी की जो सहायक नदी है वो सुसवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भू आकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? हमारे पास ऑप्शन है काली नदी, टॉन्स नदी, गंडक या भागीरथी नदी। तो इसका राइट आंसर है टॉन्स नदी दोस्तों। तो टॉन्स नदी उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो हरिद्वार का, नैनीताल का, हल्द्वानी का या देहरादून का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य यानी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। 25, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी वेदिका पर स्थित नहीं है? नदी वेदिका पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास श्रीनगर, उत्तरकाशी, कीर्तिनगर या कर्णप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कीर्तिनगर। कीर्तिनगर वेदिका नदी का पर स्थित नहीं है और सभी ये वेदिका नदी पर स्थित आसपास हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील बतानी है। नौकुचिया ताल है क्या, द्रोण सागर, नैनीताल की गिरिताल? ओके, तो नौकुचिया ताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गहरी झील है हमारी नौकुचिया ताल जो नैनीताल जिले में पड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील में सदैव बर्फ जमी रहती है? सदैव बर्फ रहती है। अंधेरी ताल, यमताल और लिंगताल या मासर ताल? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वह है यमताल। और यमताल कहाँ है? टिहरी में है। कहाँ है? टिहरी में। यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। कौन से ताल में? यमताल में। अगर आप टिहरी जाएं तो ज़रूर यमताल देखने जाएं, और अगर आप टिहरी के हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने यमताल देखा हुआ है। आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर पर, निम्नलिखित में से किस ताल का पानी उबलता हुआ है? तो किसका पानी हमेशा बॉइल्ड रहता है, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है। ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, देखो ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन पे बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला है भेंक ताल या बादाणी ताल या वेणी ताल और यह है बया ताल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लास्ट वाला है, यानी डी बया ताल। ओके, बया ताल को उबलता ताल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उबलता। इसको लिख लीजिएगा, उबलता ताल भी बोलते हैं। अब उबलता ताल क्यों बोलते होंगे समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ का पानी हमेशा क्या होता है? उबलता हुआ नजर आता है, यानी उबलता ही है। ओके, और जो बया ताल है वो कहाँ है? उत्तर काशी में है। इसे भी लिख लीजिएगा, कहाँ है? उत्तर काशी। कहाँ है दोस्तों? उत्तर काशी। ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन नंबर। 29 क्वेश्चन है कि रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? रूपकुंड झील बताना है। ओके, टिहरी, गढ़वाल या चमोली या उत्तरकाशी या नैनीताल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चमोली में रूपकुंड झील स्थित है। तो चमोली जिला, जैसे कि हमें पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला
चमोली है और चौ से ही चंपावत होता है। चंपावत सबसे छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है? चमोली, और चौ से ही चंपावत सबसे छोटा हो गया। तो चौ से याद रखना, दोनों चौ से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है? तो कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा है, लिपुलेख है, माणा है या थांगला है? तो सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थांगला। थांगला दर्रा सबसे ऊंचाई पर है उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं, थांगला का संपर्क क्षेत्र है। तो थांगला का संपर्क क्षेत्र कौन कौन सा है? क्या उत्तरकाशी तिब्बत है, या उत्तरकाशी हिमालय को मिलाता है दर्रा, चमोली तिब्बत को, या पिथौरागढ़ तिब्बत को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी ये उत्तरकाशी और तिब्बत को क्या करता है? मिलाता है। यानी ये संपर्क क्षेत्र है किस किस का? उत्तरकाशी तिब्बत का। कौन सा दर्रा? थांगला दर्रा। ओके, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है उत्तराखंड में। ओके, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है, और जैसे कि आपको पता है अंतिम क्वेश्चन हमेशा मैं आपको अभ्यास प्रश्न के तौर पर देता हूँ। ओके, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो जब आप इसका आंसर लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आप ज़रूर इसको लिखिएगा। तो इसका जो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। राज्य का प्रमुख दर्रे हैं। तो राज्य के जो प्रमुख दर्रे हैं ये कौन कौन से? क्या ये सभी राज्य के दर्रे हैं या किसी और के दर्रे कहीं और के हैं? तो श्रृंगकंठ, बाराहोती, या लिपुलेख, या ये सभी? तो दोस्तों हमें ये बताना है कि ये जो 3 दर्रे आपको सामने दिख रहे हैं क्या ये उत्तराखंड के ही हैं? अगर ये उत्तराखंड के हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर ये उत्तराखंड के नहीं हैं तो आपको इसका राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं नए सेशन में। ओके, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके आप अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। और अगर आपको डर लगे कि पेपर में कैसा होगा, क्या होगा, तो जब डर लगे तब भी आपको क्या करना है? डर के बारे में ना सोच के आपको अपनी पढ़ाई को या रिवीजन को, हाँ, यानी बुक्स उठा के ही देखनी है। ओके, सिलेक्शन डर से नहीं होगा, चिंता से नहीं होगा, सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से होगा। इसलिए सभी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करिए पढ़ने से। ओके, अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप खाना बनाती हैं तो भी आप वीडियो लगा लीजिए, किसी की भी, मेरी वीडियो जो भी आपको एलटी के बाबत अच्छी लगती हो। ओके, जो भी आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाती हो, जो आपकी सिलेबस से जुड़ी हो, आप उसको लगा दीजिए। ओके, तो बहुत सारे हमारे भाई किराए में कमरा रह के कोई सिटी शहर में रहते हैं। ओके, अपने घर से बहुत दूर, उनको खाना भी बनाना पड़ता है ना? तो वो जब खाना बनाते हैं तो उस वक्त भी वो आप अपनी वीडियो लगा लीजिए, कोई वीडियो। ओके, और खाना बनाते बनाते या कोई अन्य काम करते हुए, कपड़े धोते हुए, अन्य काम करते हुए भी आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो अन्य काम करते हुए भी आप स्टडी जारी रख सकते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि इस वक्त पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अगर आपने लास्ट 3-4 महीने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन ये मंथ आप ज़रूर पढ़िएगा। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अमूल्य मंथ है। ओके, आपके लिए। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके, आप अच्छा समय अपनी पढ़ाई को देते रहिएगा और खूब स्वस्थ रहिएगा, अच्छा खाइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको किसी प्रकार की भी चिंता हो रही हो एलटी के बाबत, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।